देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। और देवभूमि डायलॉग ने कल जो अपना ओपिनियन पोल देवभूमि उत्तराखंड के जनता के सामने रखा था, उसने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री के तौर पर लोग 39% लोग हरीश रावत को देखना चाहते हैं। और देवभूमि डायलॉग में आज बात करने के लिए खुद मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपके लिए जरूर अच्छी खबर है कि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि इस उम्र में भी जिस तरह से आप भागदौड़ कर रहे हैं और लोगों से लगातार मिल रहे हैं, लोगों के मन में ये भाव जरूर है। और मैं देख रहा हूं सर्वे में हर तीसरा व्यक्ति आपके पक्ष में अपनी राय प्रकट कर रहा है। इस पर आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, ये तो लोगों की कृपा है और लोकतंत्र में दुल्हन वही जो पिया मन भावे। तो ये तो मैं लोगों की कृपा के लिए उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमने कोई ऐसा विशेष भी नहीं किया है जिसके लिए मैं ये कहूं कि नहीं, लोगों की पसंद पर मेरा दावा है। तो इसलिए मैं इसको लोगों की कृपा मानता हूं। उनकी भावनाएं हैं, उन भावनाओं के लिए मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन आपने कहा इस उम्र में, अभी तो मैं 10 एक साल इससे ज्यादा दौड़ सकता हूं। और किसी जवान से मेरा टेस्ट करवाना है तो टेस्ट करवा लीजिए। आप कह रहे हैं आप बिल्कुल फिट हैं, मतलब आने वाले 10 सालों में आप फिट हैं। इस समय रमेश जी के फिट रहने की आकांक्षा इसलिए ज्यादा बलवती है, उत्तराखंडियत के लिए बड़ा क्रूशियल समय है। बल्कि ये 2022 का चुनाव जितना क्रूशियल मेरे लिए नहीं है, उससे ज्यादा क्रूशियल उत्तराखंडियत के लिए है। 2000 में जिस भावना से राज्य बना और जिस संकल्प के साथ लोगों ने इस राज्य को बनाया, मैंने उस धारणा को, उस सोच को 2014 में धरती पर उतारने की कोशिश की। क्योंकि सारी चीजें एक साथ, कोई रेजीमेड मॉडल तो है नहीं उत्तराखंडियत जो है। तिनके चुन करके मैंने चीजों को जोड़ जोड़ करके आगे बढ़ाया। और इस समय जो सरकार आई, उसने सारे उत्तराखंडित के मॉडल को डिमोलिश कर दिया। उनकी प्रायोरिटी नहीं रही। मुझे प्रायोरिटी तो अलग रहा। मुझको लगता है कि उत्तराखंड की उनके पास समझ ही नहीं थी और उन्होंने सब चीजों को नष्ट कर दिया। उससे वो सामान्य आदमी जिसके लिए राज्य बनाया गया और जो राज्य की लड़ाई का केंद्र था, जिसके लिए लोगों ने कहा आधी रोटी खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे, वो नारा जो है झूठा हो जाता यदि हम उत्तराखंडियत को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो क्योंकि ये डबल इंजन क्या उत्तराखंडियत में फिट नहीं बैठ रहा क्या? नहीं, इनकी समझ ही नहीं है। ये फिट बैठता यदि समझ होती। उत्तराखंड को समझना बहुत आवश्यक है। ये एक दिन में उत्तराखंड को नहीं समझा जा सकता है। राजनीतिक दलों में भी मुझे तो रमेश, आपसे एक भावनात्मक लगाव है। आप जिधर भी रहे, जिस पार्टी में भी रहे, लेकिन आपको मैं उत्तराखंड के लिए कमिटेड और एक अच्छी पब्लिक लाइफ के लिए कमिटेड व्यक्ति के रूप में देखता हूं। इसलिए मैं अपनी दिल की बात कह रहा हूं कि मुझे अपनी पार्टी में भी बहुत सारे लोग नहीं लगते जो है। मैं अभावों के साथ अभावों के साथ लड़ करके खड़ा होने वाला उत्तराखंड में है। बिल्कुल। इनमें से कौन है जो अभावों के साथ लड़ करके खड़े होना चाहते हैं या अभाव की जिंदगी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये संघर्ष करना चाहते हैं? बहुत कम लोग हैं। लोगों के पास रोड मैप नहीं है। रावत जी, मेरा भी एक ही सपना है कि मेरा स्टेट नंबर 1 हो। और शायद इसीलिए मैं सबको छोड़कर जमा हुआ हूं और अंगद का पैर जमा के खड़ा हूं। कुछ भी हो जाए, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, उत्तराखंड और उत्तराखंडियत, इस भाव को कोई भी आगे ले जाए, हम उसके साथ खड़े हैं। बहरहाल मैं बुनियादी मुद्दों पे आता हूं, लेकिन आपके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनकर खड़े हो जाते हैं। क्योंकि यही देवभूमि की जनता कहती है कि साहब 73% हमारी पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो आपको लगता है कि आपके विजयश्री के रथ को कहीं वो रोक ना दे? देखिए, प्रधानमंत्री जी से हमारा कोई लड़ाई नहीं है।
वो हम दिल्ली के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, हम दिल्ली के सत्ता से उनको हटाने के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। हम तो उत्तराखंड से भाजपा को हटाने के लिए लड़ रहे हैं और कांग्रेस लाना चाहते हैं, ताकि कांग्रेस के को साथ लेकर के मैं उत्तराखंडियत के एजेंडे को आगे बढ़ा सकूं। लेकिन हाँ, पूरी भाजपा शरणम गच्छामी है इस समय। भाजपा को लगता है कि उनको मोदी जिता देंगे। गलतफहमी में है। उत्तराखंड वालों ने 2017 में जिताया, मोदी जी के उसमें भी जिताया। ऐसा नहीं था कि उस समय भी हम बहुत कमजोर थे। 34% लोगों ने उस समय भी हमारा साथ दिया, मगर मोदी जी के हवा में, मोदी जी की तरंग में उत्तराखंड बह गया, एक तरफ ले गया। लेकिन उसके बाद लोगों ने देखा इस 5 साल में यदि किसी को नुकसान हुआ तो उत्तराखंड को नुकसान हुआ और उत्तराखंडियत को नुकसान हुआ। उस सपने को नुकसान हुआ जिस सपने के साथ उत्तराखंड राज्य बनाया गया। उस व्यक्ति को नुकसान हुआ जिस व्यक्ति के लिए सारे उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी गई। हमारा दूर गांव में खड़ा व्यक्ति तो आज भी जो है हताश निराश बैठा हुआ है। उस तक मैंने कुछ चीजें पहुंचाने की कोशिश की थी, कुछ सहारा देने की कोशिश की थी, वो सारे छीन लिए गए। आप ये अंदाज लगाइए, उत्तराखंड के अंदर ऐसी सरकार आ गई जिसने मडुआ, झुंगरा, कौड़ी, भट्ट आदि पर जो मैंने बोनस की स्कीम स्टार्ट की थी ताकि परंपरागत खेती आगे बढ़ सके, उसको बंद कर दिया। वृक्ष बोनस को बंद कर दिया। जल बोनस की नीति बनाई, उसको बंद कर दिया। दुग्ध बोनस लड़खड़ाते किसी तरीके से जिंदा है, वो चल रहा है। तो मैंने जितनी नीतियां, जितने कार्यक्रम अपने उत्तराखंडियत के भाव को, ताकि आखिर यही मिट्टी, यही प्रकृति, यही जल, यही डांडे कांडे, यही तो सब उत्तराखंडियत के को समावेशित करते हैं। इन्हीं के अंदर से तो आपको उत्तराखंडियत के झंडे को ऊपर रखना है। हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारे जेवर, हमारे पहनावे, हमारी बोली, हमारा खान पान, भाषा, ये सब चीजें हैं उसमें समाहित जो है। अब अंदाज लगा लीजिए, हरीश रावत जो है पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ऐसे प्रश्न बनवाता है जो गढ़वाली, कुमाऊनी और यहाँ की संस्कृति से जुड़े हुए हों। और मेरे बाद जो सरकार आज, और मैं भाषा बोली समृद्धि संस्थान बनवाता हूँ, संवर्धन संस्थान बनवाता हूँ गौचर के अंदर, ये सरकार आती है उसको बंद कर देती है। ये हमारे रावत जी, आपका मुकाबला जो है वो युवा धाकड़ धामी के साथ होने जा रहा है। देखिए, धामी हमारे छोटे भाई हैं, उनको अभी बहुत समझना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा। वो उनका ध्यान जिस समय उत्तराखंड को समझने में लगना चाहिए था, उस समय वो खनन में लगा रखे हैं। पूरा ध्यान इस समय उनका खनन में है और कुछ बाकी बचा है तो कहाँ क्या पोस्टें निकली हैं, धन सिंह जी उनका ध्यान उधर की तरफ ले जा रहे हैं। कोऑपरेटिव से लेकर के जितनी नियुक्तियां हुई हैं, इससे ज्यादा कभी भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा ही नहीं। और आज हालत यह है कि उत्तराखंड के अंदर हर पोस्ट बिकाऊ है। आपको ताजुब होगा ये जान करके, यहाँ के उसकी पोस्टिंग होनी है चीफ इलेक्शन, मुख्य वो आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना चुनाव, हाँ सूचना आयुक्त का। और उसके लिए बोलियां लग रही हैं, उसके लिए जो है सेटिंग की जा रही है ताकि एक व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो चाहे पहाड़ का हो, लेकिन जिसको पहाड़ को जिसने कभी का त्याग दिया हो, क्योंकि धन की ताकतें उसको बनाने में लगी हैं। तो यहाँ हर चीज आज सेल पर है उत्तराखंड के अंदर। तो जिस समय उनको उत्तराखंड को समझ करके उनको समझना था, तो उनको मेरी उन सभी जी, जब आप मुख्यमंत्री थे आप, तब बीजेपी कहती थी हरीश रावत ने सब कुछ सेल पे लगा दिया। आज आप कह रहे हैं बीजेपी ने सब कुछ सेल पे लगा दिया। अरे महाराज, ये उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है, जिसने सेल पे लगाया, जिसने गलत किया, जिसने करप्शन किया, कोई तो जेल जाए साहब, सब तो खुलेआम घूम रहे हैं। वो विश्वास करे तो किस पे करे? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। हमारे खिलाफ दुष्प्रचार था। जिस स्टिंग की बात भाजपा कहती है, वो स्टिंग जो है उसमें है क्या, बताइए ना। एक व्यक्ति मेरे पास ताजमहल बेचने आ रहा है और मैं उसके पास अमेरिका के फेडरल बैंक का चेक देने की बात कर देता हूं, वेदर इट इज अ स्टिंग। ये तो एक व्यक्ति जो है वो एक दुष्भावना से भेजा गया, और इतना जरा सा समझ के अंतर रहा कि हम पत्रकार समझ करके, आदर करके, बातचीत करके उसको टालते रहे। और वो व्यक्ति, लोगों को ये याद नहीं रहा कि हरीश रावत कह रहा है कि मेरी कामना है कि मैं काम करते करते मरूं।
ये तो लोगों को याद नहीं रहा, लेकिन जो भाजपा का दुष्प्रचार था वो याद रहा। दूसरी बात, ये डेनिस कहते हैं, क्या डेनिस आज नहीं बिक रही है? आज तो कैंटीनों में, मिलिट्री की कैंटीन में भी बिक रही है डेनिस। जिस डेनिस को लेकर के मुझको इन्होंने बदनाम किया। हाँ, मेरी गलती एक थी कि मैंने शराब की वितरण की नीति को हॉर्टिकल्चर के साथ जोड़ा। मैंने कहा जो है यहाँ वही ब्रांड बिकेगा जिस ब्रांड में 20% जो है स्थानीय फलों का उपयोग होगा, ताकि यहाँ का हॉर्टिकल्चर, जिस हॉर्टिकल्चर के बिना आप उत्तराखंड की गरीबी को, आर्थिक तरक्की को कर ही नहीं सकते हैं। मैंने एक प्रयोग किया, लोगों को स्वाद पसंद नहीं आया, लोग न सूर्यवंशियों को आया न चंद्रवंशियों को आया, अंतोगत्वा जो है मैंने उस नीति को वापस ले लिया। तो उसमें भ्रष्टाचार क्या है भैया? क्या यहाँ का मुख्यमंत्री को कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए इन चीजों के साथ? मैंने एक्सपेरिमेंट किया, और यदि भ्रष्टाचार होता तो मंडी को क्यों देता वो काम में? कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल विकास निगम जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उनको क्यों काम देता? मैंने बड़े बड़े जो है, जो यहाँ शराब के बड़े सिंडिकेट थे, उस सिंडिकेट को बाहर कर दिया, और उस सिंडिकेट ने मीडिया का सहारा लेकर के मुझे बदनाम करने की कोशिश की, एक प्रचार तंत्र किया। उसे उत्तराखंड का नुकसान हुआ, उत्तराखंड के हॉर्टिकल्चर का नुकसान हुआ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, ये जो बार उसकी कमाई से जो मंडी ने रुद्रपुर में प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है, उससे हमारी चौलाई जो बूझ के भाव जाती थी, आज वो सोने के भाव बिक रही है। तो ये है हरीश रावत, ये दृष्टिकोण, ये है उत्तराखंडियत। जिस समझ के लिए भाजपा के लोग मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, मैं तो कह रहा हूं उनसे कि एक लगाओ ने मेरे भ्रष्टाचार पर चुनावी दांव जो है, कहो हरीश रावत भ्रष्ट है, यदि आप भ्रष्ट समझते हैं तो हमको वोट दीजिए करके। और मैं कहता हूं कि यह सरकार उत्तराखंडियत विरोधी है, और यदि लोग हाँ कहेंगे तो मुझको वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, और यदि मैं भ्रष्ट हूं तो फिर नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइए कि हमारी हरीश रावत क्यों कह रहे हैं? ये तो भाजपा अपमान करती है जो लोग आम लोगों की, जो कह रहे हैं कि हमारी चाहत हरीश रावत। आपकी इमेज ऐसी ट्रेंड की जा रही है, आप आर्मी विरोधी हैं, आप हिंदू विरोधी हैं, और परसों जो स्वस्तिभाजन आप मंच में करा रहे थे, उसके बाद तो ऐसा लगा कि एंटनी कमेटी की रिपोर्ट का जो है असर होने लग गया है, और कांग्रेस जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व से अब हार्ड हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है। मैं कांग्रेस में नहीं जाता, मैं केवल हरीश रावत को जानता हूं। हरीश रावत सुबह भी शाम भी पूजा करता है, अपने धर्म का आदर करता है, पालन करता है। मैं ब्राह्मणों का आदर करता हूं। मैं हूं जिसने जो है यदि पुरोहितों की पेंशन लगाई, मैं हूं जिसने संस्कृति को जो है, जो देव भाषा है उसके प्रोत्साहन की नीतियां बनाई। मैं हूं हरीश रावत जिसने जो है पाठ्यक्रमों में इन चीजों को, जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई पृष्ठ हैं, उनको आगे लाने का काम किया। हाँ, भाजपाई सोच के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, क्योंकि वो हिंदू को मुसलमान से लड़ा करके वोट डालना चाहते हैं। वो शमशान और कब्रिस्तान की लड़ाई करवाना चाहते हैं। मैं कहता हूं ये धरती रहेगी हिंदुस्तान, शमशान भी रहेंगे, कब्रिस्तान भी रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे, मुसलमान भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे। मैं अपने मंदिर में सर टिकाता हूं, तो मैं दूसरे के मंदिर और गुरुद्वारे को देख करके या गिरजाघर को देख करके भी ऐसे जरा सर को जुम्बिश देता हूं। ये कहता हूं कि मैं हिंदुस्तान के नागरिक के रूप में तुम्हारा भी आदर करता हूं, इस धर्म का भी आदर करता हूं। यदि दूसरे धर्मों का आदर करना, सम्मान करना जो है हिंदुत्व विरोधी है, तो भैया तुम कर लो जो कहना है। हिंदू विरोधी है जब तो मैं तो उस धर्म को जानता हूं जिसकी विवेकानंद ने अमेरिका में कहा था, मेरा हिंदू धर्म इसलिए महान है क्योंकि ये सनातन है, ये वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, ये सर्वधर्म समभाव की बात करता है, इसकी दृष्टि सबके लिए उदार है। उन्होंने कहा इसको कोई नहीं जानता कब से चला कहां तक जाएगा, लेकिन ये उदारता इसकी धारा, जिस तरीके से नदी का पानी उसका प्रभाव होता है, उदारता इसका प्रभाव है। ये उस हिंदू धर्म को जो है दूसरे धर्मों के साथ तुलना में खड़ा करके लड़ाना चाहते हैं। अच्छा रावत जी, एक चीज और बताइए, ये तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं इन ठेकेदारों से कि इन्होंने पहली बार जिस भारत के अंदर हिंदू शक्तिशाली था, वही तो शक्ति, लोकतंत्र का संचालक वही तो है, ड्राइवर वही तो है, क्योंकि वो बहुमत है, पूर्ण बहुमत है। तुमने उनको अल्पसंख्यकों से डरा करके धर्म भीरू बना दिया, डरा रहे हो उनको जो है रोज कि अल्पसंख्यक ये हो जाएंगे तो इसलिए हमको वोट दो। तुम डरा करके वोट लेना चाहते हो। हम
हिंदू का आत्मविश्वास जागृत करके वोट लेना चाहते हैं। हम कहते हैं तुम ही इस देश के सब कुछ हो, तुम ही इस देश को बनाने वाले हो, तुम इस देश की आजादी के नायक भी हो, तुम इस देश के नवनिर्माण के नायक भी हो, तुम इस देश को महान एक देश बनाने के भी पथ प्रदर्शक रावत हो। जी, ये हमने एक बड़ा विषय पूछा था अपने सर्वे में कि साहब उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, और 42% लोगों ने कहा बेरोजगारी, 31% लोगों ने कहा शिक्षा और स्वास्थ्य, 20% लोगों ने कहा महंगाई और 6% लोगों ने कहा जंगली जानवरों से खेती को नुकसान। सर, अगर हम स्पेसिफिक बात कर लें, इन 4 मुद्दों में आपकी सोच क्या है? अगर आप आते हैं तो आप जनता को राहत कैसे देंगे? जी, मेरी उत्तराखंडियत में बेरोजगारी का उन्मूलन छिपा हुआ है। मैं उन नीतियों को क्रियान्वित करूंगा जिससे रोजगार मूलक उत्तराखंड बनेगा। हमारी सरकार आएगी, मैंने पहले भी किया, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जिस योजना में खर्च होगा उसमें सेक्रेटरी को सर्टिफाई करना पड़ेगा कि कितने रोजगार इससे सृजित होंगे। हम रोजगार सृजन को प्रमुखता देने का काम करेंगे। हम एक बेरोजगारी का उन्मूलन करेंगे और रोजगार युक्त उत्तराखंड की रचना करेंगे। महिला आर्थिक सशक्तिकरण को माध्यम बना करके हम देश के अंदर एक नया मॉडल उत्तराखंड सृजित करेंगे जो महिला आर्थिक सशक्तिकरण के रूप में दूसरों के लिए पथ प्रदर्शक का काम कर सके। हम लोग परंपरागत खेती के उन्नयन के लिए कुछ ऐसे कदम उठाएंगे, अपनी प्रकृति, जल और जमीन का समन्वय करके, जिन नीतियों को जो है, जिस तरीके से हिमाचल को बागवानी के लिए मॉडल समझा जाता है, तो हमारे राज्य को जो है सर्वांगीण विकास के लिए मॉडल के रूप में देखा जाएगा कि इंडिजिनस तरीके से किस तरीके से तरक्की की जाती है। हम तकनीक का, आधुनिक तकनीक का अपनी प्राचीन परंपराओं के साथ, संस्कृति के साथ समावेश करने का काम करेंगे। तो हमारी सोच बिल्कुल स्पष्ट है। हम रोजगार के लिए भी काम करेंगे। हम साथ साथ जो है, जो दूसरी समस्या लोगों ने बताई, क्या समस्या बताई आपने? कहा दूसरे नंबर पर किस चीज को चुनौती माना है? शिक्षा और स्वास्थ्य और चिकित्सा। बिल्कुल ठीक कहा है। मैंने स्वास्थ्य के लिए कई अभिनव प्रयोग किए, जिसमें मैंने डेंटिस्टों तक को ट्रेनिंग दे करके, अतिरिक्त ट्रेनिंग दे करके दूर दराज के गांवों में उनको नियुक्त करने की नीति बनाई। मैंने आयुर्वेदिक वालों को, उनको जो डॉक्टर्स थे, उनको तक मेडिसिन देने का अधिकार बना करके, ताकि लोगों को फंडामेंटल बुनियादी मेडिसिन तो हासिल हो जाए, उसके लिए काम किया। मैंने जगह जगह जो है चिकित्सा उपकेंद्र खोल करके, ताकि हमारी दाई मां से लेकर के एएनएम सेंटर तक ये सब चीजें जो है हमारे उस केंद्र में उपलब्ध हो सकें, लोगों को बुनियादी चीजें उपलब्ध हो सके। मैंने यदि 108 से काम नहीं चल रहा है देख करके खुशियों की सवारी एक वैकल्पिक योजना शुरू की, ताकि हमारी जो प्रसव कालीन स्थिति में बच्चे होते हैं उनको यहाँ लाया जा सके और उनके लिए यहाँ रहने का बंदोबस्त करवाने का काम किया। मैंने इसीलिए आशाओं के मानदेय को बढ़ाने की भी घोषणा की। मैंने कहा मेरे समय में कोई आशा ऐसी नहीं होगी जो 5,000 से कम कमाए। उसके लिए नीति बनाई, लेकिन तब तक हमारी सरकार चली गई, उसके क्रियान्वयन तक जो है। तो ये हमने स्वास्थ्य की दिशा में सर्जिकल कैंप लगवाए, हेलीकॉप्टर से भिजवाते थे लोगों को। देखिए, एक चीज है, ये एक बड़ी चुनौती है कि पहाड़ों के अंदर किस तरीके से डॉक्टर्स को भेजा जाए। ये चुनौती ग्रामीण क्षेत्रों के सामने सारे हिंदुस्तान के अंदर है, और उसकी एक ही योजना है कि आप प्लेंटी में उन सेवाओं का विस्तार करिए। इसीलिए मैंने नर्सिंग कॉलेजेस पर वो किया, 8 नर्सिंग कॉलेजेस खोले और 6 मेडिकल कॉलेजेस स्वीकृत करवा करके गया, जिनको अभी खोल रहे हैं, जिनमें से 2 को मैं बनवा करके गया। मेडिकल कॉलेज अगर आप देखें ना, अल्मोड़ा और देहरादून बना दिया, और हरिद्वार, भगवानपुर, कोटद्वार और पिथौरागढ़, इनको मैं स्वीकृत करके गया, और उनके लिए पैसा दे करके, जो प्रारंभिक धनराशि होती है वो दे करके गया। पिथौरागढ़ में तो मैंने 200 बेड का हॉस्पिटल भी उसके लिए बना करके रख दिया। कोटद्वार के अंदर 200 बेड का हॉस्पिटल बना करके भी रख दिया। ये अभी तक उनको खोल नहीं पा रहे हैं। तो हमने रावत जी, मेडिकल मैं आप जैसे बोल रहे हैं, मैं सोच रहा हूं कि अगर हरीश रावत ने इतना काम किया तो खुद हरीश रावत हार गए, उनकी पार्टी सबसे बुरे दौर में चली गई, उनके साथी उनका साथ छोड़कर चले गए। क्या आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए अपने काम को लेकर? फिर जी, मैंने काम किया, इसीलिए आज भी
आप 49% कहते हैं और मैं ये मान करके चलता हूं, मेरा दिल जानता है इस बात को, आज भी कम से कम 50-52% उत्तराखंडी जो है, जो अभाव में जी रहा है, जो सामान्य जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसके सामने कोई न कोई चुनौती है, वो आज भी हरीश रावत को एक आदर्श के रूप में देखता है। वही लोग हैं जो आपके सर्वे में कह रहे हैं कि हरीश रावत मुख्यमंत्री होना चाहिए। मेरे पास साधनहीन व्यक्ति जो है, एक दो जगहों से हारा हुआ व्यक्ति जो है, पार्टी भी जिसको अपना फेस नहीं घोषित करना चाहती है, उस व्यक्ति के साथ क्यों लोग जबरदस्ती कह रहे हैं कि हम हरीश रावत, हमारी चाहत हरीश रावत करके, इसलिए कह रहे हैं अब आपने ना, आपने मैंने कुछ किया और क्यों हार गया लोकतंत्र के अंदर। बड़ी बड़ी इंदिरा गांधी जी हार गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी हार गए, क्या वो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे? क्या वो इंदिरा गांधी नहीं रही? अरे ये सब होता है, नहीं, लेकिन समय के साथ। रावत जी, आपको लग रहा है उस समय लोगों ने, उस समय एक हिंदू मुसलमान की धारणा में आकर के लोगों ने वोट दिया, लेकिन तब भी लोग मेरे साथ खड़े रहे। 34% सारे उत्तरी भारत के अंदर किसी भी पार्टी ने, कोई पार्टी मोदी वेव में 2016, 17, 18 में अपना बेस वोट नहीं बचा पाई। केवल उत्तराखंड के अंदर हरीश रावत के नेतृत्व में वो बेस वोट बचा है। नहीं तो लेकिन आप दिल्ली वालों को क्यों नहीं, आप दिल्ली वालों को कन्विंस करिए ना, आपके साथ लोग खड़े हैं, लेकिन दिल्ली आपके साथ नहीं खड़ी है। आपको फेस डिक्लेयर करने से वो गुरेज कर रहे हैं, तो आपको इसका बुरा नहीं लगता? आप कमजोर नहीं पड़ते कहीं? मैं एक बात जानता हूं, आपका हौसला कमजोर नहीं पड़ता? जब तक मैं जानता हूं, जब तक मेरा गांव मोहनरी मेरे साथ है, उसी ने तो मुझको दिल्ली जाने लायक बनाया। जब तक मेरा उत्तराखंड मेरे साथ रहेगा, तो ये फिर मुझको दिल्ली भी भेजेगा। नहीं, लेकिन दिल्ली वाले कब आपको समझेंगे, या आप समझा नहीं पा रहे? वो जो मुझे नहीं समझेगा, वो अपने को भी नहीं समझ पाएगा। नहीं, अच्छा, आपने बताया जो चीजें दीवार में लिखी हुई है, दीवार में लिखी हुई भाषा को जो नहीं पढ़ पाता है, तो उसको कौन पढ़ा सकता है? मैं काहे के लिए उस पढ़ाने के जाऊं? मैं तो एक बात जानता हूं कि लोगों के मन में धारणा रहे। मुझे तो पद भी नहीं चाहिए, मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए लालायित नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं लोगों के मन में चाहत रहे कि लोग कहें यदि हरीश रावत होता तो ऐसा होता, हरीश रावत होता तो हमारा उत्तराखंड ऐसा होता, वो कहें कि हरीश रावत होता हमारी इन समस्याओं का निदान हो जाता। यही तो मेरी जीत है। अच्छा रावत जी, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि उत्तराखंड में कहा जाता है हर चीज ब्यूरोक्रेसी डिसाइड करती है, और हमारे राजनेताओं के फेल होने का एक बड़ा कारण भी ये ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि ये अपने हिसाब से चलाते हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? मैं तो फेल नहीं हुआ। मुझे तो 3 साल के अंदर फेल करने की कितनी कोशिशें की, मेरी सरकार को बर्खास्त किया गया, दल बदल करवाया गया। इतनी बड़ी लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ करके जीत करके मैं आया, पुनः मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुआ। कोई दूसरा उदाहरण देश के अंदर नहीं है राष्ट्रपति शासन के बाद कि कोई व्यक्ति जो बर्खास्त मुख्यमंत्री हो फिर से मुख्यमंत्री हो गया हो। मेरा बजट 3 महीने के लिए गड़बड़ा दिया गया पूरी तरीके से। 2 बार बजट पारित करवा दूसरी बार बजट पारित करवाना पड़ा। ये नया इतिहास है, वो भी मेरे कार्यकाल में बना। लेकिन उसके बावजूद जो है हम ब्यूरोक्रेसी ने मेरे साथ पूरा सहयोग किया। मैं केदारनाथ की दशा को और आपदा से उत्तराखंड को नहीं उबार सकता था यदि 75% भूभाग जिसका 100% हो गया था, घाव पर घाव लग गए थे, इतनी बड़ी त्रासदी हो गई थी। उस त्रासदी से यदि उत्तराखंड उबरा तो उसमें इस ब्यूरोक्रेसी ने तो मेरा साथ दिया। यदि मेरी पार्टी मेरे साथ थी, मेरा मंत्रिमंडल मेरे साथ था, मेरे एमएलए मेरे साथ थे, तो ये भी मेरे साथ थे ब्यूरोक्रेट। इन्होंने मेरे आदेशों का पालन किया। ये तो देखिए आप कैसे चल रहे हैं, आपका इरादा क्या है, आपका इशारा क्या है, आपकी भावनाएं क्या है, ब्यूरोक्रेसी उसके अनुसार संचालित होती है। यदि आप ठीक तरीके से ठीक भाव से काम कर रहे हैं, यदि आप उसमें कट देख रहे हैं, अब इन लोगों से क्या होगा जो सारे रूल्स को बेंड कर रहे हैं खनन करवाने के लिए, उनकी बात क्यों ब्यूरोक्रेसी सुनेगी? अब ब्यूरोक्रेसी ने, ये ब्यूरोक्रेसी का रेसिस्टेंस है, जिन्होंने कह दिया हम टैबलेट खरीद करके नहीं देंगे, आप डायरेक्ट इनके उसमें ट्रांसफर करो। ये ब्यूरोक्रेसी का एक सही कदम है। ये सरकार को उन्होंने आईना दिखाया है। ये सब टैबलेट खरीदना चाहते थे। ये सरकार के अंदर जो है चारा बनाने की जो फैक्ट्री है रुद्रपुर के अंदर, उसकी जमीन पर नजर थी लोगों की, उसको बेचने का षड्यंत्र हो रहा था। ये यहाँ जो है हमारे बच्चों को जो चबेना मिलता है, उसका काम एक बड़े भारी पूंजीपति को दिया जा रहा था।
ब्यूरोक्रेसी लड़ी, षणमुगम जैसे लोग लड़े, ठीक वो साइडलाइन हो गए, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो मुख्यमंत्री के आंखों में आंख डाल करके कहते हैं साहब ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये अच्छा, नियम ये कहते हैं, आप लेकिन नियम को बेंड कर दो। लेकिन हरीश और रावत जी, हमने जब जब जहां उन्होंने कहा नहीं हो सकता, हमने कहा हम लाइए, फाइल बना करके लाइए, मैं नियम बेंड करता हूं, मैं नियम बदलता हूं, आप करवाइए। हमने करवाया। मैं सराहना करना चाहता हूं आज के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, ये मेरे सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर थे। इन्होंने कहा साहब ये जो रूल्स हैं उसके अनुसार जो है हम मंडी को और दूसरों को ये काम नहीं दे सकते। मैंने कहा आप अपना नोटिंग लगा करके लाइए, कोई बात नहीं, आप जो ठीक समझते हैं वो करके लाइए। और मैंने कहा मैं अपना नोट बनाऊंगा, मैंने अपना नोट बना करके नियम को बदला। ठीक है, वो आपका विशेषाधिकार है। एक बात यदि और, मेरा नियम बदलना आपराधिक कृत्य होता तो भाजपा आज तक मुझको जेल डाल देती। एक बात और बताइए, आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, यह आपने बड़ी उसकी बात कही, ये आपकी गुगली मेरे समझ में आ गई। इतनी देर से आप क्यों मुझको ऐसी चीजों से उकसा रहे थे, समझ में आ गया। लेकिन आपको बता दूंगा तो फिर भाजपा वाले जो है वहीं सारी रणनीति लगाने लग जाएंगे। इसलिए देखेंगे, जिस समय मौका आएगा उस समय तय करेंगे। मैंने ये नहीं पूछा आप कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे, आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये पार्टी जो डिसाइड करेगी। वैसे 2002 में मैंने पार्टी को लड़ाया तो पार्टी जीती, 2012 में मैंने लड़ाया, मैं ही था प्रचारक जिस समय था, 2007 में मैं प्रचारक था तो पार्टी जो है चीफ मिनिस्टर घर बैठ गए, उदासीन हो गए, अपनी सीट से लड़ने से इनकार कर दिया। उसके बावजूद जो है पार्टी को हम एक बहुत अच्छी स्थिति में लेकर के आए जो है। तो इसलिए पार्टी जो कुछ करेगी, यदि वो प्रचारक के रूप में प्रचारक के रूप में आपका उपयोग करना है तो प्रचारक के रूप में उपयोग करें, वो कहेंगे तो लड़ेंगे। लेकिन दोनों काम एक साथ नहीं हो पाते भैया। एमएलए को लोग, जो एमएलए चाहे मुख्यमंत्री ही क्यों न जा रहा हो वहां, उसको वो एमएलए के रूप में देखते हैं। पिछली बार मुझसे यही गलती हुई, मैं किच्छा जा नहीं पाया, मैं हरिद्वार ग्रामीण में जा नहीं पाया। लोगों ने समझा यार हम एमएलए चुन रहे हैं, क्या चुन रहे हैं, ये तो आ ही नहीं रहा हमारे, यू डोंट केयर फॉर अस। तो इसमें मैं चुनाव हार गया। एक हारने का कारण ये भी था। सर, एक जो प्रॉब्लम है ना, पहाड़ से सब कह रहे, प्रधानमंत्री भी कह गए साहब पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी काम आएगी। हमने लोगों से पूछा साहब क्या जवानी और पहाड़ का पानी रुका, तो लोगों ने 81% लोगों ने कहा साहब कोई पलायन नहीं रुका। अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब पानी भी जा रहा है, जवानी भी जा रही है, और जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है वो भी प्लेन्स की तरफ चली जा रही है। जमीन जा रही है, जमीन खरीदने के दरवाजे खोल दिए इन्होंने, ताकि अपने गांव में जो है हम अपने गांव के अंदर जमीन भूमिहीन हो जाएं। यदि हमारी थाती चली गई तो हमारी संस्कृति कैसे बचेगी, कैसे उत्तराखंडियत बचेगी? ये बड़ी भारी चुनौती है। मैं उन नौजवानों को सबको बधाई देना चाहता हूं जो इस आवाज को उठा रहे हैं कि कड़ा कानून बनाओ, आईना दिखा रहे हैं। आप वो ठीक कहते हैं लोग। देखिए, दो पलायन को समझिए। पलायन यदि परिष्कृत पलायन है, रिफाइंड करके, यदि सुधार करके, पानी का उपयोग करके, सब करके हम रिफाइन करके पानी नीचे को जा रहा है, पानी के प्रभाव को कोई रोक सकता है? वैसे जवानी के प्रभाव को भी रोका नहीं जा सकता है, लेकिन जवानी को इतना दक्ष बनाया जा सकता है, उसको टेक्निकली इतना साउंड बनाया जा सकता है कि दुनिया के बाजार में, जॉब मार्केट में उसकी मांग हो, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, उसमें हो, सब जगह हो। इसीलिए हमने पॉलिटेक्निक इतने खोले, 8 जिलों के अंदर, सभी जिलों के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए, सब जगह आईटीआई पॉलिटेक्निक इतने खोल दिए कि ये बंद करते करते थक गए। हमने खोले, ये बंद कर रहे जो है, क्योंकि हम जानते हैं। इसीलिए हमने एएनएम ट्रेनिंग सेंटर से लेकर के नर्सिंग ट्रेनिंग इत्यादि, क्योंकि दुनिया जिस तरफ जा रही है, आपको उस मार्केट के लायक दक्ष मानव तैयार करना है। हम अपने राज्य को दक्ष मानव तैयार करने वाला बनाएंगे। मेरा वादा है लोगों से कि हम 18 साल से लेकर के 40 साल तक की महिलाओं को के हाथ में एंड्रॉइड टेलीफोन देंगे और उनको ट्रेनिंग दे करके तैयार करेंगे इस बात के लिए, ताकि वर्क एट होम के कंसेप्ट को हम महिलाओं तक और महिला आर्थिक सशक्तिकरण तक लेकर के जा सकें। एक सोच होनी चाहिए ना। जी, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको लेके जा रहा हूं। मेरी सोच है, मैं बेबसी के पलायन को रोकूंगा, और बेबसी के पलायन के लिए मैंने जो नीतियां पहले प्रतिपादित की थी, जिन पर काम शुरू किया था, वही नीतियां निदान है।
कोई दूसरी नीति निदान नहीं है। हरीश कोई रावत जी, रेडीमेड मैं फैक्ट्री एक ला करके कोई पौड़ी में लगा देगा, हाँ, कोई रेडीमेड फैक्ट्री ला करके पिथौरागढ़ में लगा देगा जहां लोगों को जॉब मिलने लग जाएगा। अरे इसी धरती, मिट्टी, माटी, यहीं के जमीन, जानवर, सबसे, लोकल यहीं की इकोनॉमी, जड़ी बूटियों से, जिसको यहाँ हम के बोलते हैं वातावरण लोकल से, इकोनॉमी। यहीं की आवा, यहाँ की संस्कृति से ही हम रोजगार का संवर्धन करेंगे, ताकि बेबसी का पलायन न हो। जो दक्ष लड़का है उसको मैं रोक सकता हूँ, वो अमेरिका जाना चाहेगा, कौन रोक लेगा उसको? वो मुंबई जाना चाहेगा, वो केरल के अंदर बेंगलुरु में जाना चाहेगा, उसको क्यों रोकूंगा मैं? उसे कोई भी नहीं रोकना चाहता। लेकिन उसको रोकूंगा जो गरीबी के कारण, जिसको काम नहीं मिल रहा है, जो 2000, 3000, 5000 के जॉब खोजने के लिए इन बाजारों में जो है घूम करके अपनी जिंदगी काट रहा है, उसके लिए मैं संसाधन पैदा करूंगा ताकि वो वहां रह करके काम करे। इसीलिए मैंने कहा है हमारी सरकार आएगी तो कुड़ी बाड़ी पेंशन योजना शुरू करेंगे हम। ओके रावत जी, बहुत मैं संक्षेप में आपसे बहुत ही आमने सामने की बात कर रहा हूं। मान लीजिए एक सिचुएशन ऐसी आई, सरकार आपकी बनती है और आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, तब आप क्या करेंगे? तब मैं उत्तराखंडियत के लिए निरंतर काम करता रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा। इसीलिए तो मैं गेठी खाता हूँ सुबह, ताकि वो गेठी मुझको इतनी ताकत दे कि मैं, गेठी तो गरीब का भोजन है, उसको खाता हूँ ताकि जो है मैं ऐसा संघर्ष कर सकूं। इसीलिए मैं वो पीला वाला नींबू खाता हूँ जो है, ताकि मैं एनर्जेटिक रहूं और स्वस्थ रहूं। तो कोई आवश्यक थोड़ी है कि मुख्यमंत्री के रूप में सब काम किया जा सकता है। पहाड़ में गया, एक बात बताओ, हरीश सावत मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन मैंने जिस काफल को कोई नहीं पूछता था, उस काफल को 200 रुपया किलो तक पहुंचाया, नहीं पहुंचाया बिना मुख्यमंत्री? नींबू को मैंने कहां का कहां पहुंचा दिया, गेची को कहां का कहां पहुंचा दिया। तो बात होनी चाहिए। रावत जी, दो स्पेसिफिक सवाल। मेरा हुनर भी देख, आप नौजवान हो, आप जरा मेरे हुनर पर नजर रखना और उसका अनुसरण करने का कोशिश करना, कभी मात नहीं खाओगे। आपके पास कहने, करने और बताने के लिए बहुत कुछ होगा। रावत जी, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, मुझे आज भी मैं सिसोड़े का साग खाता हूं, आज भी मुझे मक्के की रोटी पसंद है, आज भी मुझे गेठी पसंद है, आज भी मुझे पिनालू की सब्जी में दही डला पसंद है, आज भी मैं भटकी चुड़कानी खाता हूं, आज भी मैं गहत पसंद करता हूं। मैंने अपना पूरा जीवन जो है, वो जो आप कहते हैं ना पहाड़ियत, वो मेरे जीवन, मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। आप मेरी पार्टी में आ जाओ, मैं आपको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। अपने बेटे को, मैंने अपने बेटे आनंद को कर रखा है उत्तराधिकारी, मैं उसके बाद आपको उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। आप मेरे पहले टेस्ट में तो पास थे ही थे, लेकिन आप उसको खुल करके एक्नॉलेज कर रहे हो, तो यह मेरे दूसरे टेस्ट में भी आप पास हो गए हो। जो साथी नौजवान होते हैं उनके साथ मेरा आशीर्वाद है। बहुत धन्यवाद। एक और मैं आपसे बात जानना चाहता हूं, भू कानून और गैरसैंण को लेकर, इन दोनों में थोड़ा बिल्कुल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बताना पड़ेगा कि आपकी और आपकी पार्टी की सोच क्या है। देखिए, उत्तराखंडियत बिना गैरसैंणियत के कैसे काम हो सकता है? गैरसैंणियत उसका इंटीग्रल पार्ट है। इसलिए मैं कहता हूं लोगों से, एक राजधानी गैरसैंण। लेकिन लोग कहते हैं अभी दो, मैं कहता हूं भाई पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाने दो, तैयार तो करने दो। मैं उस दिशा में बढ़ रहा था, लोगों ने मेरे हाथ छीन लिए, बांध दिए। ये तो लोगों की गलती थी। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ गैरसैंण भराड़ीसैंण में, वो सब मैंने ही तो किया। और हाँ, मैं एक काम जरूर कर गया। मैं पहले भी कहता था कि उत्तराखंड वालों, मैं एक काम ऐसा कर गया हूं कि अब कोई भी सरकार उत्तराखंड में आएगी, उसको गैरसैंण तो कहना ही कहना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा का भवन बना करके गया हूं। अब आज जो कदम मैंने उठाए, जो फैसले लिए गैरसैंण के विषय में, उनको किसी को उलटने की ताकत है। जिसको जो जाएगा उससे आगे ही बढ़ेगा। ये तो है गैरसैंण। सर, भू कानून, यदि हमको मौका मिलेगा, संसाधन जुटाऊंगा, गैरसैंण में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करूंगा, भराड़ीसैंण की टाउनशिप को तैयार करूंगा, ताकि जो है वहां हम शिफ्ट कर सकें राजधानी को। और जब तक किसी ने कहा थोड़ी, हमारी राज्य के अंदर ही तो है, देहरादून भी तो हमारा ही है, चलाएंगे। लेकिन सोच हमारी जो है गैरसैंण, सोच हमारी सोच हमारी उत्तराखंडियत होगी। बिल्कुल, समझ हमारी उत्तराखंडियत होगी। ये आप विश्वास रख करके चले। दूसरी बात आपने मुझसे पूछी, दूसरा सवाल आपका था गैरसैंण के अलावा भूमि कानून का। भूमि कानून पर देखिए, मैं इसको कॉम्प्रिहेंसिव लॉ लाऊंगा, क्योंकि समय मिलेगा तो हम एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ लाएंगे जिसके अंदर भूमि बंदोबस्त, मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड का भी होगा,
लोगों के जमीन पर अधिकार भी होंगे। अब भी बहुत सारे शिल्पकार गरीब कमजोर हैं जिनका जमीन पर अधिकार नहीं, उनको जमीन पर अधिकार देंगे, जो है उसको भी इसमें सम्मिलित करेंगे। और साथ साथ जो है जब एक सर्टेन एरिया के अंदर जहां हमको उत्तराखंड की कल्चर को बचा करके रखना है, संस्कृति को, दूसरी चीजों को बचा करके रखना है, वहां भूमि बेचने पर कड़ाई रखेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे गांव में मेरे आने के बाद मेरे बेटे वैसे ही नहीं जा रहे हैं, लोग जो है फिर जब कुछ रहेगा ही नहीं उस जमीन में, उनका वास्ता ही नहीं रहेगा, वो वास्ता खत्म हो जाए। कम से कम जब उत्तराखंड बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, और जलवायु परिवर्तन के साथ ठंडी जगहों की वैल्यू और ज्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे समय के अंदर मैं उत्तराखंड के लोगों को अपने गांव से निकालने का जो कानून भाजपा ने बना दिया, उस कानून को रद्द करूंगा और नया कानून लाएंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके दिल में क्या है? आपके दिल में क्या है कि आप क्या सोचते हैं कि क्या ऐसा काम होना चाहिए या अधूरा है जिसे पूरा किया जाना चाहिए, और जिसकी वजह से कम आप कुछ करें ना करें, अगर कोई भी सरकार में आए, मेरी इतनी इल्तिजा है, जो पहाड़ की महिलाएं हैं, जो पहाड़ जैसा जीवन जीती हैं, साहब उनके जीवन में कुछ तो सुखमय पल आप लेके आइए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी भी रूप में लेके आए। मेरे दिल में मेरा गांव है, मेरे दिल में मेरी माँ है। मैंने अपने माँ के संघर्ष को भी देखा है और अपने गांव के संघर्ष को भी देख रहा हूं। मैं इन दोनों के संघर्ष का साक्षी हूं और मैं उसको बदलना चाहता हूं। यदि भगवान आज मुझको 20 साल दे तो मैं 20 साल जवान रह करके इस स्थिति को बदलने की कोशिश करूंगा, और तभी मरना पसंद करूंगा जब इस स्थिति को बदल। चलिए, बहुत धन्यवाद। बाकी मेरे हाथ में जो मेरे हाथ में नहीं है वो भगवान करे। बहुत धन्यवाद रावत जी, मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से, और अपने बहुत शानदार तरीके से अपनी बातें रखी, बहुत स्पष्ट तरीके से। और जो उत्तराखंडियत को लेकर आपने कहा है, ये सही बात है कि हमें अपनी उत्तराखंडियत को भी आगे ले जाना है, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी भाषा, अपनी बोली, हमारे गांव और हमारा जो भाव है ईमानदारी का, वो भी हमें दुनिया के सामने रखना। बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के इस खास इंटरव्यू को देखने के लिए।